मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तर प्रदेश में करेंगे प्रचार। झांसी, बहराइच और लखनऊ में करेंगे जनसभा और सम्मेलन। पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे सीएम धामी। चारधाम यात्रा का हुआ आगाज। पंजीकरण की संख्या 23 लाख पार। सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए 8 लाख ने किया अप्लाई। कल खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। सुबह 6 बजे विधि विधान के साथ खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। बद्रीनाथ धाम के लिए अब तक 7 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने कराया है पंजीकरण। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने प्रदेश में शनिवार रविवार के लिए जारी किया अलर्ट। ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां चारधाम यात्रा का अब आगाज हो चुका है और पंजीकरण की जो संख्या है वो अब 23 लाख के पार चली गई है। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम के लिए 8 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। आपको बता दें, कल बद्रीनाथ धाम के जो कपाट है वो खुलेंगे। सुबह 6 बजे विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। आपको बता दें, बद्रीनाथ धाम के लिए अब तक 7 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पंजीकरण भी कराया हुआ है और चारधाम यात्रा में जो पंजीकरण का जो सिलसिला है वो फिलहाल लगातार जारी है और जो पूरा आंकड़ा है चारधाम यात्रा का वो 23 लाख पार कर चुका है। तो इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के दर्शन का जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो रिकॉर्ड टूटने वाला है और जो आंकड़ा है पंजीकरण का वो 23 लाख के पार जा चुका है। चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है और लगातार जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो पंजीकरण है उसका सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें, सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम के लिए 8 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया। वहीं कल जो है बद्रीनाथ धाम के कपाट सुबह 6 बजे विधि विधान के साथ खुल जाएंगे। आपको बता दें, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और अब तक जो श्रद्धालु हैं 7 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं उन्होंने बद्रीनाथ धाम के लिए पंजीकरण कराया है। तो चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है और इसको लेकर जो लगातार पिछले कुछ समय से उत्साह भी लगातार बना हुआ था। हम देख रहे थे कि लगातार जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पंजीकरण करा रहे थे और कहीं ना कहीं इस बार जो दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचेंगे उनकी संख्या में पहले के मुकाबले काफी इजाफा भी होने वाला है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, चारधाम यात्रा का जो है वो आगाज हो चुका और कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से लगातार इस यात्रा को लेकर जो है माहौल भी बना हुआ था, उत्साह था दर्शनार्थियों में और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार जो पंजीकरण की संख्या है वो 23 लाख के पार जा चुकी है। मतलब भारी संख्या में दर्शनार्थी जो हैं वो इस बार चारधाम यात्रा के लिए पहुंचने वाले हैं। जी प्रभात, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि चारधाम यात्रा की जो शुरुआत है वो बीते दिन यानी कि 10 मई से हो चुकी है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं इस दौरान दर्शन करने के लिए केदारनाथ पहुंच रहे हैं। चार धामों में जिस तरह से रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ती जा रही है, पंजीकरण जो है 23 लाख से ज्यादा का पहुंच चुका है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो श्रद्धालु हैं उनमें किस तरीके का उत्साह जो है इस दौरान देखने को मिल रहा है। लगातार जो श्रद्धालु हैं वो रजिस्ट्रेशन कराते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरह से बद्रीनाथ की अगर बात करें तो जो बद्रीनाथ धाम है उनके भी जो कपाट है कल सुबह 6 बजे खुल जाएंगे और केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के जो कपाट हैं वो कल सुबह खुल चुके हैं। तो ऐसे में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पहले दिन काफी भीड़ जो है इस दौरान देखने को मिली और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से अपनी पत्नी के साथ वहां पर नजर आए केदारनाथ धाम में, उन्होंने पूजा अर्चना भी की। तो देखा जा सकता है कि पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार की केदारनाथ यात्रा को सुगम बनाने के लिए की गई है। किसी भी तरीके से किसी यात्री को
जो असुविधा है वो ना हो सके, तमाम जो प्रयास हैं वो उत्तराखंड सरकार के इस दौरान किए गए हैं। जी। बिल्कुल विनय, देखा जाए तो जिस तरफ से जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं कि 23 लाख से अधिक जो पंजीकरण है वो हो चुके हैं, एक बड़ी संख्या में माना जाए तो श्रद्धालु पहुंचेंगे चारधाम यात्रा में दर्शन के लिए। ऐसे में जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य को लेकर हो, यातायात को लेकर हो, किस तरह से शासन प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं की हुई है? जी, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से यहाँ पर 23 लाख से ज़्यादा का जो आंकड़ा इस समय चारधाम यात्रा के दौरान देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों में जिस तरह से उत्साह है, काफ़ी लोगों ने इस दौरान अभी भी पंजीकरण यहाँ पर कराते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने तमाम जो व्यवस्थाएँ हैं, वो चारधाम यात्रा के दौरान की हुई है, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं की हो, पर्यटन की हो, या फिर इसके अलावा जो भी यहाँ पर यात्री इस दौरान पहुंचेंगे, उनको किसी भी तरीके की असुविधा होती है तो तमाम जो संबंधित विभागीय जो अधिकारी है, उनकी भी तैनाती जो है इस दौरान चारधाम यात्रा के चलते की गई है, और सभी को दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी यात्री को कोई असुविधा ना हो, और यहाँ पर यात्रियों से संपर्क में रहेंगे और उनको पूरी तरह से जो उनकी मदद इस दौरान की जाए। तो देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो युवा सोच है, वो उसको लेकर के लगातार उत्तराखंड में विकास कार्य के चलते जो है नजर भी आते हैं। तो अब जिस तरह से चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है, और कल सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के भी जो कपाट हैं वो भी खुल जाएंगे। विधि विधान के साथ जो पूजा अर्चना होगी, उसके बाद में जो है कपाट वहां के भी खुल जाएंगे। तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों में जिस तरह से उत्तराखंड सरकार लगी हुई है, अब जो चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, और इसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा चुकी हैं। जी। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम व्यवस्थाएं तो की गई हैं बिल्कुल विनय, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हर बार कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती ये है कि जिस तरह से भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचेंगे, तो मशक्कत तो जरूर प्रशासन को करनी होगी। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसे सुचारू रूप से चलाना है और सभी को दर्शन कराना है, और साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खबर है। जिस तरह से तमाम धाम है और जो व्यवसायी है वहां के, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। जी, बिल्कुल प्रभात, देखिए यहाँ पर चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हर वर्ष बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम यात्रा में पहुंचते हैं, इस बार जो ये रिकॉर्ड है वो इस बार टूटने वाला है, क्योंकि जिस तरह से जो लोग हैं वो लगातार रजिस्ट्रेशन कराते हुए नजर आ रहे हैं चारधाम यात्रा को लेकर के। वहीं यहाँ पर कड़ी मशक्कत की अगर बात करें तो कड़ी मशक्कत तो जो है इस दौरान अधिकारियों को करनी ही पड़ती है, क्योंकि मौसम भी जो है कई बार अड़चने पैदा इस दौरान कर देता है। बारिश जिस तरीके से चारधाम यात्रा के दौरान होने लगती है, और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो भी चरमरा जाती है। लेकिन सीएम धामी के जो दिशा निर्देश हैं वो पूरी तरह से यही है कि चाहे मौसम की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, या फिर कोई भी कारण हो, किसी भी जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे उनको किसी भी तरीके की जो दिक्कत है वो ना आए, उसके लिए अलर्ट मोड पर सीएम धामी ने सभी को दिशा निर्देश इस दौरान दिए हैं। तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों में जिस तरह से उत्तराखंड सरकार लगातार चार धाम पर पूरा फोकस कर रही है, तो जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त इस दौरान की गई हैं। जी। बिल्कुल विनय, अगर हम श्रद्धालुओं की बात करें तो कल केदारनाथ धाम में 23,000 के लगभग जो श्रद्धालु हैं उन्होंने दर्शन किए थे। श्रद्धालुओं में किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है इस यात्रा को लेकर? जी, बिल्कुल देखिए, क्योंकि कल पहला दिन जो है चारधाम यात्रा की शुरुआत का था, और गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ के जिस तरह से कपाट खुले उसके बाद में जो श्रद्धालु हैं उनमें काफी उत्साह जो है इस दौरान देखा गया, क्योंकि सभी लोग उत्सुक थे कि जो है चारधाम यात्रा के कपाट खुलते ही वो सबसे पहले दर्शन करेंगे। एक बड़ा हुजूम जो है इस दौरान चारधाम यात्रा के दौरान जो है केदारनाथ में देखने को मिला। गंगोत्री, यमुनोत्री की भी अगर बात करें तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु थे वो भी दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो देखा जा सकता है कि जो श्रद्धालु हैं वो लगातार उत्तराखंड से तो पहुंच ही रहे हैं, कई अन्य राज्यों से भी जो है इस दौरान श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से अन्य राज्यों के सचिवों को लेटर लिखकर यहाँ पर उनसे अपील भी की थी, और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए थे कि 15 दिन तक कोई भी वीआईपी या फिर वीवीआईपी जो है इस दौरान चारधाम यात्रा में ना आए, क्योंकि
जो माहौल इस दौरान रहता है चारधाम यात्रा की शुरुआती दौर में, उसमें बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं, उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, इसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं उत्तराखंड सरकार ने की है वो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तमाम व्यवस्थाएं की हैं उत्तराखंड सरकार ने और सीएम धामी खुद इस चारधाम यात्रा की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने भी पहले दिन दर्शन किए थे। फिलहाल शुक्रिया विनय तमाम जानकारी के लिए। तो चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। पंजीकरण की संख्या जो इस बार है वो 23 लाख के पार पहुंच चुकी है। सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके कारण क्षेत्र के लोगों और तीर्थयात्रियों को गर्मी की तपिश से राहत मिली है। वहीं देर शाम तेज गर्जन के साथ ठंडी हवाओं के झोंकों के बीच झमाझम बारिश की बौछार भी पड़ी, जिसके चलते आम आदमी से लेकर बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर पहुंचे श्रद्धालुओं को भी गर्मी से हल्की निजात जरूर मिली है। तो जोशीमठ में मौसम का जो मिजाज है वो लगातार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई है और जिसके कारण जो गर्मी की तपिश है उससे लोगों को जरूर राहत मिली है। साथ ही साथ जो चारधाम यात्रा में लोग पहुंचे हैं, श्रद्धालु पहुंचे हैं, उन्हें भी गर्मी से राहत मिली है और जो मौसम है फिलहाल जोशीमठ का वो सुहावना नजर आ रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के पिरान कलियर से विधायक फुकरान अहमद ने बयान देते हुए कहा है कि इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, इसलिए सरकार को यात्रा मार्गों में चाक चौबंद व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की मुश्किलों का सामना न करना पड़े। उन्होंने आगे कहा कि यात्रा पूरी करके जब श्रद्धालु वापस लौटें तो उनके बीच सकारात्मक संदेश होना चाहिए। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने बेहतर व्यवस्थाएं की हैं। चारधाम यात्रा हमारे जो जायरीन, हमारे मेहमान जो आ रहे हैं, उन्हें अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर मेहमान को अच्छी सुविधा मिलेगी तो वे हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेंगे कि हम वहाँ गए थे, हमें अच्छी सुविधा मिली और हमारा ठीक तरह हमने दर्शन किए। तो अच्छी सुविधा सरकार की तरफ से होनी चाहिए। डोईवाला ब्लॉक के दुधली क्षेत्र में प्रस्तावित रेल मार्ग परियोजना का विरोध करते हुए परवादुन जिला कांग्रेस ने उपजिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान उपजिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजे ज्ञापन में रेल परियोजना निरस्त करने की मांग की गई। परियोजना निरस्त नहीं होने पर बड़े स्तर पर जन आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। शिमलास ग्रांट, इस पूरे जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ खेती होती है, यहाँ कुछ समय से निशान लगाए गए हैं रेलवे द्वारा। हमें मालूम हुआ है कि यहाँ एक रेलवे प्रोजेक्ट की तैयारी है और जो खेती की ज़मीन है वहाँ से एक रेलवे प्रोजेक्ट एक बनाया जा रहा है। तो पूरे क्षेत्र में एक डर का माहौल है। आखिरकार किसान करेगा क्या? मार्कम ग्रांट माजरी में आप टाउनशिप बना देंगे, उनसे ज़मीनें छीन लेंगे। दूसरी ओर दूधली क्षेत्र में जहाँ बहुत अच्छी खेती होती है, गन्ना होता है, बासमती के लिए वो क्षेत्र फेमस है, उसमें आप रेलवे एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो डर का माहौल है लोगों के अंदर। तो आज हम माननीय उपजिलाधिकारी महोदय से मिले और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और मांग करी है कि प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द निरस्त किया जाए। हमारे क्षेत्र में मशीनें लगी हुई हैं और उनका सर्वे क्या निशान लगा हुआ है और रेलवे का प्रोजेक्ट हम रेलवे विभाग से वार्ता करी तो उन्होंने बताया कि भाई हाँ ये प्रोजेक्ट है और ये लग रहा है, इसमें 15-20 दिन में हम जानकारी देंगे। लेकिन हमारा कहना है कि गाँव में पंचायत है, इसमें चौपाल लगा के आम बैठक करा के ग्रामीणों की सहमति लेते हुए बात करते तो अच्छा रहता। लेकिन ये मनमाना है कि किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, कहीं भी निशान लगा दें, कहीं भी मशीन खड़ी करके खुदाई चालू कर दें, गलत तरीका है। हम इसका विरोध करते हैं। क्या मुआवजा मिल रहा किसानों को, क्या स्थिति है, क्या कौन सा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। शासन प्रशासन को डीवाले जैसे एसडीएम के माध्यम से बोल रहे हैं कि हमें कुछ मालूम ही नहीं है। तो ये क्या चल रहा है? अंधेरगर्दी चल रही है, तो लूट चल रही है जमीनों की। या किसान की जमीन हम लूट नहीं देंगे। धरना प्रदर्शन करें, चाहे हम न्यायालय की शरण लेनी पड़े, वो न्यायालय भी जाएंगे। भारत सरकार अभी आचार संहिता लागू हुई है, देश में चुनाव चल रहे हैं, उसके बीच वो हमें किसानों को एक बार फिर परेशान करने वाले हैं। और अभी जो उन्होंने रेलवे ट्रैक का जो इन्होंने सर्वे किया है उस पर किसानों में बहुत बड़ी रोष है और डर का माहौल है। कल
किसानों में, तो उसी को लेकर नगर कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में माननीय मोहित उनियाल जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ पाए। और दूधली की तरफ से सारे किसान परेशान हैं। उन्होंने जब उनसे संपर्क किया जिलाध्यक्ष जी से, तो हमने ज्ञापन दिया और आज किसानों को लेकर हमने ज्ञापन दिया। साथ ही एक चेतावनी दी है एसडीएम महोदय के द्वारा भारत सरकार को, अगर फिर एक बार यहाँ के किसानों को परेशान किया गया तो हम धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। चारधाम यात्रा के पहले पड़ाव के लिए मां यमुना जी के पावन धाम यमुनोत्री के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुल गए हैं। बता दें कि इस साल की चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। वहीं यमुनोत्री जी में अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ तीर्थ पुरोहितों ने प्रातः 10:29 पर धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए। बता दें कि इससे पहले मां यमुना जी के प्रवास खरसाली में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। वहीं पूजा अर्चना के बाद मां यमुना जी की डोली अपने भाई शनिदेव की अगुवाई में यमुनोत्री जी के लिए रवाना हुई। हरिद्वार में एक संत को गंगा में जल समाधि देने के दौरान विवाद खड़ा हो गया। संत को जल समाधि दिए जाने का जिला गंगा संरक्षण समिति ने विरोध किया तो शव को पानी से बाहर निकाला गया। दरअसल हरियाणा के सोनीपत से दिवंगत संत को जल समाधि देने के लिए उनके शिष्य हरिद्वार पहुंचे थे। उत्तरी हरिद्वार में गंगा में संत को जल समाधि दी जा रही थी। इसकी जानकारी मिलने पर जिला गंगा संरक्षण समिति के सदस्य पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और जल समाधि पर आपत्ति जताई। काफी समझाने के बाद जल समाधि दे रहे लोगों ने शव को बाहर निकाला और बाद में अंतिम संस्कार किया। आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से गंगा में जल समाधि देने और अन्य धार्मिक वेस्ट को गंगा में प्रवाहित करने पर रोक लगाई गई है। बावजूद इसके अक्सर गंगा में जल समाधि दिए जाने के मामले सामने आते रहते हैं। सोनीपत हरियाणा से कुछ लोग यहाँ पर कल जल समाधि देने आए थे गंगा जी में, जो बिल्कुल प्रतिबंधित है। वहाँ के स्थानीय लोगों ने कभी मना किया, उसके बावजूद भी वो नहीं माने, गंगा में जल समाधि दे दी। उसके बाद जैसे ही मुझे सूचना लगी तो मैं वहाँ पर पहुँचा और मैंने उन्हें मना करने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद मैंने कोतवाल को मैंने सूचित किया। उन्होंने चौकी प्रभारी सप्तऋषि को वहाँ पर भेजा अपने मैं फोर्स के, और वो बॉडी जो गंगा जी में डाली गई थी वो बाहर निकाल। भू बैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ के कपाट खोलने की पारंपरिक वैदिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बता दें कि बीकेटीसी यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं, जिसमें बद्रीनाथ धाम परिसर को पुष्पों से सुसज्जित किया गया है और नरसिंह बद्री मंदिर प्रांगण में वैदिक परंपरा के अनुसार श्री गणेश पूजन के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दौरान महालक्ष्मी मंदिर में मुख्य पुजारी रावल जी के सानिध्य में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। लोहाघाट के कोयाटी गांव में रहने वाले 85 वर्षीय बुजुर्ग पूर्व सैनिक तेज सिंह एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट के पास पहुंचे, जहां उन्होंने खुद को वृद्धाश्रम भेजने की गुहार लगाई, जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र भी दिया। प्रार्थना पत्र में बताया कि वह मूल रूप से बाराकोट के चामी गांव के निवासी हैं और वर्तमान में वह कोयाटी गांव में अपनी बेटी दामाद के साथ रहते हैं। उनका कोई पुत्र नहीं है। वहीं बुजुर्ग ने अपनी बेटी और दामाद पर उनकी पेंशन को हड़पने, प्रताड़ित करने और देखभाल न करने का आरोप लगाया है। वहीं एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने एसओ लोहाघाट को तुरंत बुजुर्ग की समस्या के समाधान के निर्देश दिए हैं। ये सिस्टम चली जाती, आज तक नाती नातियों को पढ़ाया, नातनी की शादी की ऐसे मैंने रखा था, कुछ 2-3 लाख हो रखे थे, फिर मैं बजट वही मैं इसमें चाह रहा हूँ 1 लाख रुपये मेरे को वादा भी दे दें और ये हाँ वहाँ जाऊँगा। एक और जहां सीमांत का उन्नतशील काश्तकार साल भर जी तोड़ मेहनत के बाद गर्मियों में अपनी पहली खड़ी फसल मटर को तैयार होते देख रहे थे, उसी वक्त जंगली सुअर ने किसानों के खेतों में धावा बोलकर फसल चट कर दी।
जोशीमठ प्रखंड के परसारी गांव के काश्तकार अपनी मटर की फसल को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता देख दुखी हैं। जंगली सुअर दिन में ही बेखौफ होकर मटर से भरे खेतों में घुसकर फसल को चौपट कर रहे हैं और किसान हताश होकर माथा पकड़े हुए हैं। वन विभाग के कड़े नियमों के चलते इन जंगली सुअरों पर ग्रामीणों द्वारा नकेल कसने की भी प्रयास असफल साबित हो रहे हैं। हाईकोर्ट की बेंच ऋषिकेश शिफ्ट किए जाने को लेकर पूरे गढ़वाल मंडल के वकील एकजुट होंगे। देहरादून में गढ़वाल मंडल के सभी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। इनकी संयुक्त बैठक होगी। इसके बाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारी आगामी सोमवार को हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी से अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगेंगे। बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष राजीव शर्मा और सचिव राजबीर सिंह बिष्ट ने बताया कि बार एसोसिएशन की बेंच नजदीक लाने के लिए पिछले 44 सालों से आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की बेंच को आईडीपीएल ऋषिकेश में लाने का चीफ जस्टिस का फैसला सही साबित होगा। उन्होंने कहा कि नैनीताल पर्यटन स्थल होने के कारण वहां ठहराना काफी महंगा होता है। रेल और हवाई मार्ग की कनेक्टिविटी से भी काफी दूर है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को बेंच शिफ्ट करने के विरोध के फैसले को जनहित में वापस लेना चाहिए। हमारी चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट श्रीमती रितु बाहरी जी ने एक निर्णय कल दिया है, जिसमें कहा है कि आईडीपीएल जो है मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट जगह है हाई कोर्ट बेंच के लिए। हम उनके निर्णय का स्वागत करते हैं, परंतु घोषणा होने के बाद, ऑर्डर जुडिशियल ऑर्डर होने के बाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने शायद उसका विरोध किया है, जिसलिए उन्होंने उसको अपहोल्ड कर दिया और ये कहा है कि आप जनमत करके हमको बताइए कि अप्रोप्रिएट जगह आईडीपीएल के अलावा और कौन सी हो सकती है। हमारा कहना है जनमत को इंटरप्रेट करें। जनमत तो जो मास पब्लिक कहती है उसको जनमत कहते हैं। मात्र 200-250 वकीलों की विचारों को जनमत नहीं कहा जा सकता। हम लोग जनमत तैयार कर रहे हैं यहाँ पर देहरादून से, और हमने कल इस निमित्त समस्त गढ़वाल से जितने भी बार एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज को यहाँ पर बुलाया है, उनकी मीटिंग कर रहे हैं और 20 में से 13 बार काउंसिल के सदस्य उस बैठक में रहेंगे। हम एक यूनानिमसली एक प्रस्ताव पारित करवा रहे हैं कि हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।